नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 11वीं का सैंपल पेपर लेकर आई हूँ। विषय हिंदी। कक्षा 11वीं की परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा कुल 40 अंकों की होगी, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। सामान्य निर्देश देखिए। प्रश्न संख्या 1 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, जिसमें से 10 आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे और 5 प्रश्न जिनका उत्तर आपको 1 अंक के अनुसार देना है। प्रश्न संख्या 16 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, प्रश्न संख्या 19 से 21 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का तथा प्रश्न संख्या 22 व 23 दोनों ही 5-5 अंक के हैं। अब हम सैंपल पेपर डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न, नमक का दारोगा शीर्षक कहानी में किस प्रमुख समस्या का उल्लेख किया गया है? तो इस कहानी की प्रमुख समस्या है रिश्वतखोरी की। प्रश्न संख्या 2, मियां नसीरुद्दीन पाठ कृष्णा सोबती की किस रचना में संकलित है? तो पहला विकल्प ठीक है, हम हशमत। प्रश्न संख्या 3, पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला था? तो कुल 2.5 साल तक काम चला था। प्रश्न संख्या 4, लेखक ने विदाई संभाषण किस अंग्रेज शासक की विदाई के समय लिखा था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। प्रश्न संख्या 5, मोहन के अध्यापक का क्या नाम था? तो सही जवाब है मास्टर त्रिलोक सिंह। प्रश्न संख्या 6, कबीर दास का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? इसका सही जवाब है बीजक, क्योंकि सबद साखी रमैणी बीजक के ही उपभाग हैं। प्रश्न संख्या 7, मीरा ने प्रेम रूपी बेल को कैसे सींचा? मीरा ने आंसुओं रूपी जल से प्रेम रूपी बेल को सींचा। इसके साथ साथ मैं अलंकार भी बता देती हूँ आपको। प्रेम रूपी बेल और आंसू रूपी जल दोनों ही पंक्तियों में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 8, पथिक कविता में अंतरिक्ष की छत पर अंधकार क्या छिटका देता है? तो सही जवाब है तारे। प्रश्न संख्या 9, किसान का बेटा किसकी लाठी से मारा गया? सही जवाब है कारकुनों की। प्रश्न संख्या 10, कारागार में भवानी किस कार्य में व्यस्त थे? तो सही जवाब होगा कातने में। प्रश्न संख्या 11 है, नयन संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद होगा ने जमा में अन। यहाँ पर अयादी संधि है। नियम देखिए, नए के साथ मात्रा है ए, तो यहाँ पर हम इसको अलग करते हैं तो नियम क्या कहता है, इसके स्थान पर अय आ जाएगा। जब हम इस शब्द को जोड़ते हैं तो बन जाएगा नयन। महाजमा में औषध संधि कीजिए। सही उत्तर होगा महौषध। चक्रपाणी विग्रह करके समास का नाम लिखिए। चक्र है पाणी में जिसके, पाणी मतलब होता है हाथ, किसके हाथ में चक्र होता है? विष्णु के। तो सही जवाब होगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? न तो पूर्व पद प्रधान होता है, न उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद जैसे चक्र और पाणी मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, अर्थात विष्णु जी के बारे में बताया। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या 14 है, समास को परिभाषित कीजिए। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई घर तो हुआ रसोई के लिए घर। प्रश्न संख्या 15 है, कर्मधारय व बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। कर्मधारय समास में क्या होगा? जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। उपमान मतलब जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं और उपमेय मतलब जिसकी विशेषता बता रहे हैं, तो वो कर्मधारय समास हुआ। और जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें वो बहुव्रीहि समास होगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे लंबोदर, लंबा है जो उदर, उदर मतलब क्या होता है? पेट। पेट की क्या विशेषता है कि वो लंबा है, कर्मधारय समास। और लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, तो ये हुआ बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार से आप यहाँ पर परीक्षा में द्वंद्व और द्विगु भी पूछा जा सकता है। द्वंद्व समास हुआ जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और जिसमें विग्रह करते समय जहाँ पर और का प्रयोग किया जाता है, जैसे माता पिता, माता और पिता। और द्विगु समास में जिसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, जैसे सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह, 4 पाई 4 पायों का समूह। तो समझ आया बच्चों, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में द्वंद्व और द्विगु समास में क्या अंतर है। प्रश्न संख्या 16 है, वे आंखें कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए।
तो प्रस्तुत कविता में किसान की समस्याओं को प्रमुख रूप से चित्रित किया गया है कि जब वो कर्ज के बोझ तले दब जाता है तो साहूकार के सामने अपने आप को विवश पाता है। अपना सब कुछ बेच कर भी वो ऋण मुक्त नहीं हो पाता, जिसके दुष्परिणाम के कारण उसकी आंखों के सामने उसका भरा पूरा परिवार उजड़ जाता है। प्रश्न संख्या 17, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? विदाई संभाषण पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। लॉर्ड कर्जन को 2 कारणों से इस्तीफा देना पड़ा, जो कि निम्नलिखित है। पहला कारण क्या था कि बंगाल विभाजन की योजना को मनमाने ढंग से लागू करना, जिसके विरुद्ध भारतवासी खड़े हो गए, और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन की जड़ें हिलने लगी और वो वापस इंग्लैंड जाने का बहाना खोजने लगे। और दूसरा कारण क्या था कि कर्जन फौजी अफसर को अपनी इच्छा के अनुसार फौज में भर्ती कराना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर आप इस व्यक्ति को फौज में नहीं भर्ती कराएंगे तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, और बाद में उनके इस्तीफे की पेशकश को स्वीकार भी कर लिया गया। इसीलिए लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा देना पड़ा। प्रश्न संख्या 18, घर की याद कविता का मूल प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। घर की याद कविता कवि ने जेल प्रवास के दौरान लिखी। रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी और उनके मन में कोमल भावनाएं जागृत हुई। ऐसे में उन्हें अपने घर की याद आई, अपने घर के परिवार के सदस्यों की याद आई। उन्हें याद आया कि कैसे उनकी माँ, ममतामयी माँ उनसे स्नेह करती है, साहसी दृढ़ स्वभाव की मेहनती व भावुक पिता, भाई बहनों का स्मरण करते हुए उनके हृदय में उनसे बिछुड़ने की पीड़ा को अभिव्यक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 19, धनराम की कार्य क्षमता को रेखांकित कीजिए। धनराम एक साथ 2 विद्याएं सीख रहा था। पहली विद्या कौन सी? उसके पिता सिखा रहे थे, क्योंकि उनका ये खानदानी व्यवसाय था, जैसे सांड चढ़ाना, धोकनी फूकना, हथौड़ा चलाना आदि। अगर धनराम कहीं गलती कर देता था, उसके पिता उसकी पिटाई करते थे। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, उसके दिमाग में पढ़ाई बैठ ही नहीं रही थी, उसके दिमाग में गणित के प्रश्न हल ही नहीं हो रहे थे। मास्टर त्रिलोक सिंह जी उसको पहाड़ा सिखाते सिखाते थक जाते थे और बाद में उसकी पिटाई करते थे। इसीलिए धनराम एक साथ 2 विद्याएं सीख रहा था, एक तो किताबों की विद्या और दूसरा घन चलाने की विद्या। प्रश्न संख्या 20, चित्रपट संगीत की लोकप्रियता का क्या कारण है? शुद्ध शास्त्रीय संगीत को राष्ट्रीय गायकों ने बहुत ज़्यादा महत्व दे रखा था, आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा था, किंतु चित्रपट संगीत ने जनसाधारण तक अपनी पहुंच बनाई। लोगों को शुद्ध शास्त्रीय और नीरस गाना नहीं चाहिए था, बल्कि उन्हें कैसा गाना चाहिए था? एक ऐसा संगीत जो सुनने में मधुर लगे, सुरीला हो, भावपूर्ण हो। और ऐसा संगीत कहाँ से मिला? चित्रपट से। चित्रपट संगीत की लचकदारी ने इसे लोकप्रिय बना दिया, लोगों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी, और इस संगीत के माध्यम से लोग अपने देश की संस्कृति से परिचित हुए। चित्रपट संगीत को अधिक लोकप्रिय बनाने का श्रेय लता मंगेशकर जी को जाता है। लता मंगेशकर के स्वरों में निर्मलता, कोमलता, लोच, सुरीलेपन आदि ने लोगों को गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया, और यही चित्रपट संगीत की लोकप्रियता का कारण रहा। प्रश्न संख्या 21, कोई निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों को लिखिए। पालर पानी, पातान पानी और रेजानी पानी। तो पालर पानी क्या है? यह सीधे बरसात से मिलने वाला पानी होता है, धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोक लिया जाता है। इस पानी का वाष्पीकरण बहुत जल्दी हो जाता है और कुछ जो पानी होता है वो भूमि के अंदर चला जाता है। पाताल पानी, यह पानी का दूसरा रूप है। यह वह भूजल होता है जो कुओं, ट्यूबवेल, हैंडपंप आदि के द्वारा निकाला जाता है। तीसरा है रेजानी पानी। पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप है रेजानी पानी। धरातल के नीचे उतरा लेकिन पाताल में नहीं मिला, और उसको पाताल से मिलने के लिए किसने रोका? खड़िया पट्टी ने। तो यही वो पट्टी है जो पाताल पानी से अलग इस पानी को रखती है, और इस पानी को कुइयों के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। प्रश्न संख्या 22 जो कि 5 अंक का है। पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है और क्यों? पटकथा का अर्थ है पर्दे पर दिखाई जाने वाली कथा, और इसके लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ध्यानपूर्वक सुनो बच्चों। पटकथा लिखते समय सबसे पहले हमें उन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए जिसको लेकर पटकथा लिखी जा रही है, क्योंकि मूल आधार तो यही है। पटकथा के अनुसार ही निर्देशक, अभिनेता, कैमरे के पीछे काम करने वाले कैमरामैन, उनको अपने कार्य का बोध होता है। पटकथा के लिए कथा का चुनाव बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए।
पटकथा में द्वंद्व और टकराहट की स्थिति होनी चाहिए ताकि कथा में गति आए। और जब पटकथा लिखी जाती है तो वो दृश्य, समय, स्थान और कार्य व्यापार के अनुरूप होनी चाहिए। दृश्य छोटे और गतिशील हो ताकि बोरियत महसूस ना हो और कहानी में भी गति आए। पटकथा में फ्लैशबैक या फ्लैश फॉरवर्ड की तकनीक का इस्तेमाल करके दृश्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो यही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसमें अथवा में मैंने एक और प्रश्न डाल दिया है, लेकिन परीक्षा में हो सकता है कि आपको अथवा में प्रश्न ना दिया जाए। समाचार को परिभाषित करते हुए प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए। समाचार क्या होता है? प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार होती है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। और अब इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से होंगे? यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं, आपको इनको विस्तार से लिखना है। जैसे नवीनता आ गया तो नवीनता में विस्तार पूर्वक क्या लिखेंगे कि कोई भी घटना बासी खबरों का समाचार में समावेश नहीं होना चाहिए। नवीन घटनाओं को समाचार पत्र में शामिल करना चाहिए, क्योंकि अगर बासी खबरें होंगी तो कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ना ही नहीं पसंद करेगा। निकटता, भौगोलिक निकटता मायने नहीं रखती है, बल्कि विदेशों में घटित हो रही घटनाएं भी हमें निकटता का आभास कराती हैं। इसी प्रकार से कुछ अन्य तथ्य हैं, जैसे प्रभाव, अभिव्यक्ति माध्यम, टकराहट या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियाँ, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा। तो इनका आप विस्तार पूर्वक इन पंक्तियों को या इन मुख्य बिंदुओं को आप विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 23, प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी के जीवन और साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 2 लेखक परिचय हैं, या तो आप प्रेमचंद का लिखिए या फिर शेखर जोशी का। जो भी आपको अच्छी प्रकार से आता है उसे ध्यानपूर्वक सोच समझकर लिखने का प्रयास कीजिए। यहीं पर हमारा सैंपल पेपर समाप्त होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।